हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। इस वीडियो लेक्चर्स में हम क्लास 9 सीबीएसई की बात कर रहे हैं। इसमें हमने ये देखा कि जो सेल्स हैं वो सेल को क्या बोलते हैं बेटा। तो सेल इज नोन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने बात किया था कि जो पूरे एनिमल्स हैं, ठीक है, या प्लांट्स हैं, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमने बताया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब मदर सेल, और इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट था बेटा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एन ग्रू ने बताया था। ठीक है, इट इज टेल बाय एन ग्रू ओमनी सेलुला ई सेलुला वर्ड। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सेल थ्योरी का था। आफ्टर दैट मैंने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के डिफरेंशिएट को समझाया। फिर हमने ट्राई किया कि आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स दिखा भी दी जाए, और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। आफ्टर दैट मैंने ये बताया था बेटा कि जो शेप होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल जो होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल होते हैं, लीवर सेल जो ये स्पर्म सेल है, ठीक है, लीवर सेल, दिस इज अ लीवर सेल। जो इनका डिवीजन बेटा आप पढ़ोगे आगे तो आप जान पाओगे कि 1 ईयर से 2 ईयर लगते हैं इसको एक सेल से 2 सेल बनने में। एक सेल, फिर ब्लड, रेड ब्लड सेल जो एवरीडे, मतलब ये इनकी लाइफ स्पैन जो होती है 120 डेज होती है। नर्व सेल जो मैंने बताया था 1 मीटर लॉन्ग होता है हमारे बॉडी में। फैट सेल, मसल सेल, कार्डिक मसल सेल। आफ्टर दैट हमने ये बात फिर साइज की बात किया था, तो हमने ये भी बताया था बेटा कि सेल एंड साइज में जो भी चीजें आपको समझाई गई थी, वो जो भी आपके सामने डिलीवर किए थे इजी गोइंग में मैंने बताया। फिर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट आपको समझाने की कोशिश किया था। आफ्टर दैट मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी आपके सामने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था, राइट। और हमने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो एन ग्रू, ठीक है, एन ग्रू ऑन सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल को समझाया था, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी, एफएमएम का मतलब होता है बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें इन्होंने ये समझाने की कोशिश किया। और इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन ही टोल्ड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या बताया? बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। 2 टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, फ्लोटेड अबाउट इन द फ्लूइड फॉस्फोलिपिड लेयर, जिसको इंटरसिक प्रोटीन, एंड विच इज अ कंप्लीटली स्पिन लिपिड बाइलेयर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, इंटरसिक प्रोटीन जो इन दोनों के बीच में ये रेड वाला पार्ट है, और ये भी है और ये भी है, ये सब इंटरसिक प्रोटीन है बेटा। और ये जो प्रोटीन आप सरफेस एरिया पे देख रहे हो इसके ऊपर इस फॉर्म में रहेगा, इस प्रोटीन को बेटा नाम दिया गया, दिस प्रोटीन इज नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम फंक्शन की बात करना है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ फंक्शन, उसमें से हम कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये रेगुलेट करता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल को साइटोप्लाज्म से। जो सेल होता है बेटा उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, उस लिक्विड फ्लूइड के बिटवीन में और एक्स्ट्रा ECF फ्लूइड, ECF मतलब ECF हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो साइटोप्लाज्म है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उन दोनों के बीच में क्या करता है बेटा, ये मटेरियल को आने जाने देता है, अलाउ करता है। पहला काम तो ये हो गया। तो अब लिखोगे क्या कि लिख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म and extracellular fluid. Okay, and second point you also write now, it allow the movement of selective quantity of selected material across it. Third point आप लिख सकते हो function में, it is flexible enough to engulf the large molecule and food particles. ये क्या करता है? flexible होता है, large food molecules को engulf कर जाता है, खा जाता है, digest कर जाता है। It protect the cell from injury, और लास्ट में ये लिख सकते हो कि ये सेल को डैमेज होने से बचाता है। It protect from the cell from injury, right? इसके बाद हमने बेटा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमें पढ़नी थी, जिसमें हमने आपको बताया था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस भी होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है, सिलेक्टिव परमेबल होता है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं जो हमने आपके डेस्कटॉप पे शो कर रहा हूँ। इम्परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब होता है फ्री परमेबल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने राइट किया है, मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस देम। मेम्ब्रेन जो अलाउ नहीं करता है। इफ मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ कौन सा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल। कौन सी मॉलिक्यूल बेटा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट इज नोन एज इम्परमेबल मेम्ब्रेन। और इसका एग्जांपल्स आप क्या लिख सकते हो, क्यूटिकल लेयर, जो आपको टिश्यू सिस्टम में हम बताएंगे कि क्यूटिकल लेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि दीज मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मींस लिक्विड पार्टिकल, बट दीज डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। लाइक सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्ट एंड सॉलिड को मिला दीजिए, सॉल्यूट बन सकता है अक्रॉस देम, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, इफ द मेम्ब्रेन अलाउ पेंट्रेशन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करे, डू नॉट सॉल्यूट पार्टिकल, ये सॉल्यूट पार्ट ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता है। इस टाइप के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एग्जांपल के तौर पे अगर देखना चाहोगे कि ये कौन सा एग्जांपल है, तो आप एक जरूर खाते हो, और एक का जो मेम्ब्रेन है बेटा वो क्या कहलाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगा, राइट। आफ्टर दैट हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के ऊपर पाए जाते हैं, दिस लेयर इज नोन एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। If the membrane allow penetration of solvent freely but select the pass specific solute particle, it is called selective permeable membrane। और मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, membrane allow the movement only selected particle, ठीक है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को जाने देगा, लेकिन ये सेलेक्टेड पार्टिकल को जाने देगा। तो इस टाइप के मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेटा सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। और एग्जांपल्स की आप बात पूछोगे तो आप बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज अ एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। इतना तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन की बात कर लें, ठीक है। तो फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन, दीज मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड पार्टिकल अक्रॉस देम, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन में प्राइमरी सेल वॉल, प्लांट के अंदर जो बेटा सेल वॉल पाए जाते हैं, जो आउटर कवरिंग होता है डेड होता है, सेलुलोज का बना होता है, दिस अलाउ द ऑल सब्सटेंस अक्रॉस देम इज नोन एज फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, इतनी चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी। फिर इसके आगे हम डिबेट कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो डिफ्यूजन को हम समझ लेते हैं बहुत ही इजी वे में। देखिए डिफ्यूजन जो बेटा, डिफ्यूजन समझना है, ऑस्मोसिस समझना है, ठीक है, और हमें समझना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं आपको, डिफ्यूजन समझना है, ठीक है, ऑस्मोसिस समझना है, और उसके टाइप ऑफ ऑस्मोसिस समझने हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल जो सब्सटेंस होते हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करेंगे, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेंगे। वो भी इनका एक फिनोमेना है जिस फिनोमेना से ये मूव करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम किधर से किधर मूव करेंगे, तो मेन लाइन देखो बेटा ये है कि हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, इट इज अ मेन, ठीक है। डिफ्यूजन में जिस प्रोसेस से पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है, उस पार्टिकल किधर की तरह मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। इट इज द टेंडेंसी ऑफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल लाइक एटम, आयन and gases, liquid, solid get evenly distributed through it the available space on the account, right, of their random kinetic। तो इसमें जो मोशन होगा बेटा वो कैसा होगा, रैंडम काइनेटिक मोशन होगा।
आई विल शो हियर। देखो इसमें जो मोशन होगा, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो रैंडम मूवमेंट होना शुरू कर देती है, राइट। आफ्टर दैट वेस्ट मटेरियल, इसके क्या फायदा होगा, तो जो वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मूव फ्रॉम सेल टू द डिफ्यूज, जैसे सेल के अंदर जो भी CO2 का प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, वो आउट होगा। और एक प्लांट के केस में है तो जब फोटोसिंथेसिस करता है तो O2 आउट होता है, क्योंकि O2 की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के कंपेयर में, ठीक है, तो ये O2 इधर घूमेगा और एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, और यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे CO2 की मात्रा, ये प्लांट सेल में होगा ऐसा, ठीक है, तो प्लांट सेल में CO2 चाहिए होगा, ठीक है, तो उसको कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, कंसंट्रेशन लोअर कम है, तो ये CO2 मूव कराएगा। आफ्टर दैट ऑक्सीजन जब प्रोडक्शन होगा तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा हो जाएगी प्लांट सेल में, एंड ये एटमॉस्फेयर के कंपेयर में तो एटमॉस्फेयर के ये आउट चला जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर इन द तो सेल थ्रू द डिफ्यूजन, ये हुआ सेल में डिफ्यूजन। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, इट हेल्प द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल साइटोप्लाज्म and chemical of the flower spread through the diffusion, ठीक है, attack the pollination agent and help the exchange of during the respiration, ये सारी चीजें होती हैं। तो आफ्टर दैट टाइप ऑफ अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस को हम डिफाइन तो कर सकते हैं। देखो ऑस्मोसिस को डिफाइन करना दो वे है, इसको इजीली भी बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम region of the high water concentration to semi permeable membrane रीजन लोअर कंसंट्रेशन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के मतलब हेल्प से, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन वाटर मूव कर जाता है लोअर कंसंट्रेशन रीजन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेटा, दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को टाइप देखा जाए तो टाइप जो होते हैं ऑस्मोसिस के वो डिफरेंट होते हैं ऑन द सॉल्वेंट के बेस पे, जैसे कि अगर साल्ट और वाटर को डिसॉल्व कर दिया जाए, मोर सॉल्ट लेस वाटर को डिसॉल्व कर दिया, सम सॉल्ट एंड सेम वाटर यूज किया जाए, लेस वाटर एंड मूव, ये सब सारी चीजें यूज किया जाए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब बोलेंगे, तो जब सॉल्यूशन व्हिच हैज मोर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, जिस सॉल्यूशन में ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा बेटा उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, ये थर्ड, जब सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा, और जब सॉल्यूशन विच हैज लेस कंसंट्रेशन उसके कंपेयर में कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट व्हेन टू सॉल्यूट हैव सिमिलर कंसंट्रेशन, जब दोनों सॉल्यूट में एक जैसा, जैसे साल्ट और वाटर की अमाउंट क्या हो गई, सेम हो गई, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसके बेस पे हम क्या सीखे, तो वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सो ऑस्मोसिस वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक, मतलब हाइपोटोनिक से ये हाइपोटोनिक से किधर किधर मूव कर जाएगा बेटा, तो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक इधर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे इस डायग्राम में हमने दिखाया कि हाइपोटोनिक से ये किधर की तरफ जा रहा है, हाइपरटोनिक की तरफ मूव कर जाएगा वाटर, राइट। आफ्टर दैट इसके बेस पे हम ऑस्मोसिस को फिर डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस, ठीक है, इसको हम डिफाइन तो ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस कैन आल्सो डिफाइन एज द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, पार्टिकल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में कि प्लाज्मोलाइसिस क्या, ओके। तो हम लोग सिग्निफिकेंस की बात कर लें, ऑस्मोसिस के सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम डिबेट ये भी कर लेंगे कि आई होप कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सर ने बताया बट थोड़ी सी इशू हो रही हैं, तो ठीक है बेटा, एक चीज़ें हम एक बार और आपको क्लियर कर दें, फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, राइट। तो देखो होता ये है कि ये मान लीजिए एक बीकर है, यहाँ भी एक बीकर लिया हमने, 3 बीकर ले लिया, राइट। हमने ये जब 3 बीकर्स लिया तो इस तीनों बीकर्स में आपको क्या देखने को मिला, जैसे कि कोई एक हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई सेल श्रिंक कर दिया, एक सेल इसमें भी डाल दिया, एक सेल इसमें भी डाल दिया, राइट। तो देखो बेटा हाइपरटोनिक आइसो, देखो एक तो मैंने बताया कि देखो जो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है और हाइपरटोनिक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ,
सेल्स, राइट। तो देखो इसमें होगा ये कि हमने कुछ सोल्यूशन लिया, क्या लिया, हमने कुछ सोल्यूशन ले लिया और इस सोल्यूशन को बनाने के लिए मैंने शुगर, ठीक है, शुगर डाल दिया, ठीक है। तो शुगर जब डाला इसने, शुगर की संख्या जब 80% कर दी और वाटर की संख्या जब 20% कर दिया, तो जो सेल की साइज थी वो उसमें वाटर थे एज कंपेयर टू आउटर, यहां भी वाटर है, राइट, और सेल के अंदर भी वाटर है, ठीक। मैंने बोला कि जो बीकर्स मैंने लिया है उसमें भी वाटर्स हैं और सेल के अंदर भी वाटर्स हैं। तो लेकिन जब शुगर की संख्या ज्यादा है, वाटर की संख्या कम है, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, बाहर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और अंदर वाटर की संख्या ज्यादा हो गई। तो वाटर की टेंडेंसी होती है हमेशा हाई टू लो फ्लो करने की। वाटर की क्या टेंडेंसी है, नेचुरल फिनोमेना है, वाटर की टेंडेंसी है हाई टू लो जाने की, राइट। तो ये हाई टू लो जाएगा, तो इसलिए सेल से सारे वाटर्स क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। मतलब क्या कह सकते हो कि ऑल जो भी ये सारी चीजें इसके अंदर सेल के जो भी वाटर्स होंगे वो बाहर चले जाएंगे और सेल क्या कहा जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो जब सेल श्रिंक कर जाएगा बेटा, तो आप क्या कहोगे कि जब सेल श्रिंक कर गया तो आप यही कहोगे ना कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। व्हाट इज दिस टाइप के एक्टिविटी को हाइपरटोनिक, ओके, हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं, जिसको एक्सोऑस्मोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक्सोऑस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं। एक्सोऑस्मोसिस इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल में वाटर की संख्या ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू जिस मीडियम में उसे पोवर्ड किया गया, तो वहां मीडियम में वाटर की संख्या, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वाटर सेल से निकल करके मीडियम में चला जाएगा। दैट्स वाई मीडियम को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस, राइट। एक्सो मतलब बाहर की तरह, ऑस्मोसिस हो गई, राइट। तो सेकंड में आते हैं, यहाँ पे एक बताया था आइसोटोनिक, क्या बताया था बेटा, आइसोटोनिक। इसमें भी मान लीजिए सॉल्ट लिया या शुगर लिया, मान लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप शुगर ही ले लो, ठीक है। तो शुगर ले लिया, अब शुगर की संख्या क्या कर रहे हो, इक्वल। देखो वाटर भी 50% वाटर ले लो और 50% साल्ट ले लो, तो सोल्यूशन क्या हो गई, इक्वल अमाउंट में है, राइट। और जब सेल को पोवर्ड किया गया तो उसके भी वाटर उतना ही था। देखो वाटर क्या है, उतना ही है जितना बाहर है, तो क्या होगा, वाटर इन होगा, वाटर क्या होगा, आएगा भी और जाएगा भी, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब इक्वल चीजें होती हैं तो उसमें मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। तो इस टाइप के सोल्यूशन को बोला गया आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोला गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ना एक्सो हो रहा है, ना ही एंडो आ रहा है, ना ही जा रहा है, तो इसको हम नाम दे दिया गया है आइसोटोनिक सोल्यूशन, राइट। आफ्टर दैट हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक बीकर लिया गया, ठीक है, इस बीकर में हमने क्या किया कि वाटर की संख्या बढ़ा दी, ठीक है, वाटर की संख्या 80% कर दिया, 80%, ठीक है। शुगर या साल्ट लिया, इस साल्ट में हमने क्या किया, 20% इंक्लूड किया, हमारा सोल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। अब जब सेल को पोवर्ड किया गया इसमें, तो जब सेल को इसमें पोवर्ड किए तो क्या हुआ कि इसमें सेल के अंदर क्या था, वाटर की संख्या लो हो गई, ठीक है, और वाटर की संख्या यहाँ पे हाई हो गई, तो वाटर की टेंडेंसी तो यही है हाई टू लो फ्लो करने की, तो दैट्स इज वाई वाटर जो है अब सेल के अंदर क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। मे बी अगर नॉर्मल सेल रहा तो ब्लास्ट भी कर सकता है, फट भी सकता है, लाइक अमीबा, ठीक है। तो इन केस में ऐसा हो सकता है। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हमने बोला हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। क्या बोला गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा गया, राइट। इस टाइप के सोल्यूशन को हमने कहा हाइपोटोनिक, इस टाइप के सोल्यूशन को मैंने कहा एक्सोटोनिक। देखो हाइपरटोनिक जो है बेटा,
वो क्या कहलाएगा, ये हाइपोटोनिक हो गया और ये हाइपरटोनिक हो गया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर वाटर इंजेक्ट कर रहा है, तो एंडोऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा, एंडोऑस्मोसिस। और सेल से जब वाटर बाहर की तरफ सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा तो एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। कौन सी ऑस्मोसिस हो रही है, एक्सोऑस्मोसिस हो रही है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को डाला जाएगा तो सेल के अंदर वाटर आना शुरू होगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और वो सेल क्या हो जाएगा, मे बी ब्लस्ट भी कर सकता है, और प्लांट सेल है तो सेल वॉल उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। ठीक है, टर्जिडिटी बोलते हैं। तो ये आई होप अब समझ में आया गया। दैट्स वाई यहाँ पे ऑस्मोसिस को डिफाइन किया गया कि ऑस्मोसिस कैन आल्सो डिफाइन एज द मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। राइट, हाइपोटोनिक से किधर जाता है, हाइपरटोनिक की तरफ जाता है। राइट, आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है ऑस्मोसिस के, तो ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर। ठीक है, प्लांट को फूड बनाने के लिए वाटर चाहिए, और वाटर जब मूव करेगा तो उसको मिनरल्स भी मिल जाएगा, और वाटर और मिनरल्स मिलने से क्या होगा, वो रॉ मटेरियल यूज करके अपना फूड तैयार करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लांट का मेन वर्क तो यही है, फूड सिंथेसिस करना। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है absorption of water from soil, ठीक है, through the roots and transfer through, you also know that, xylem tissue. After that second point है, it help in opening and closing of stomata in the leaf. Right, certain plant मतलब ये स्टोमेटा के ओपन होने में और क्लोज होने में भी हेल्प करता है। Who? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस, जो प्लांट में स्टोमेटा ओपन होंगे तभी तो ऑक्सीजन इन एंड आउट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और जाएगा भी। ठीक है, ट्रांसपिरेशन भी कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस। तो एक्सचेंज, गैस ऑफ एक्सचेंज होने के लिए स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही इनकी ओपनिंग भी होती है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग बोथ प्रोसेस डन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एंड सर्टेन प्लांट मूवमेंट ऑफ लीफलेट एंड टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट में कोई न्यूरोलॉजी मतलब नर्व सेल्स नहीं होते हैं कि हम टच करते हैं वो कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलाई करता है। हाँ, रिस्पॉन्स है, स्टिमुलाई करता है, लेकिन उसमें मेन कारण यही है कि उसमें ऑस्मोसिस का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट मतलब मिमोसा, मिमोसा मतलब छुई मुई, हिंदी बोलते हैं इसको, आपको भी जानते होंगे। तो सर्टेन प्लांट मूवमेंट, जो सर्टेन प्लांट की लीफ जो होती हैं वो स्टिमुलाई का रिस्पांस करती हैं, वो ड्यू टू द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सीड का जर्मिनेशन में। ठीक है, सीड जर्मिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो देखो बेटा, जब सीड ड्राई फॉर्म में पड़ा रहता है, ठीक है, ड्राई शुष्क, उसको हिंदी बोलते हैं शुष्क में, शुष्क मतलब डोरमेंट फेज में चला जाता है। तो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन ऑब्टेन होता है, राइट, जब वो फेवरेबल कंडीशन पाता है तो उसमें क्या होता है कि देखो, फेवरेबल कंडीशन का मतलब हुआ कि वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो ये सब जब इसे ऑब्टेन हो जाता है तो ये इजीली क्या कर पाता है, सीड जर्मिनेट हो पाता है। तो ये भी प्रोसेस जो डन हो पाता है बेटा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हो पाता है। राइट, तो ऑस्मोसिस देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्मोसिस के वजह से एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो पा रही है। सर्टेन प्लांट क्या कर पा रहे हैं, स्टिमुलाई कर पा रहे हैं, लाइक टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, इसका नेम क्या है, मिमोसा। राइट, आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया आपको, सीड जर्मिनेट होता है जिसके वजह से हम लोग को फूड ऑब्टेन होता है। राइट, तो सीड जर्मिनेशन का मेन रोल ऑस्मोसिस प्ले करता है। ठीक है, और एक कंसेप्ट और है बेटा जो आपको जानना बहुत जरूरी है, हम ये आपके सामने शो कर रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस की। किसकी बात कर रहा हूं, प्लाज्मोलाइसिस की। तो प्लाज्मोलाइसिस देखो कुछ है वह नहीं, बहुत इजी चीज है। ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है।
इसमें ये इट इज नॉट टिपिकल, इट इज सो इजी। ओके, तो देखो क्या होता है कि हम 2 सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, 2 सोल्यूशन ले लिया, राइट। और इस 2 सोल्यूशंस में तो देखो बेटा, हमें फिर से प्लाज्मोलिसिस को समझ लेते हैं, बहुत ही इजी है सच में, ठीक है। और इससे पहले कुछ चीजें हम आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखो हमने 2 बीकर्स लिया, एक बीकर्स इधर रख लिया और सेकंड बीकर इधर रख लिया, 2 बीकर्स ले लिए, ठीक है। इसमें क्या किया कि हमने सोल्यूशन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें शुगर लिया, इसमें भी शुगर डाला, प्लस वाटर डाला, इसमें भी प्लस वाटर डाल दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि आप क्वांटिटी कितनी डाल रहे हो, किसकी क्वांटिटी कितने पे रखोगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो शुगर एंड वाटर मिलाने से सोल्यूशन हमारा तैयार हो गया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अब हमें क्वांटिटी डिपेंड करती है। क्वांटिटी क्या है कि आप इसमें जब शुगर डाल रहे हो और वाटर डाल रहे हो तो क्या करो, 80% शुगर की संख्या कर दो, अमाउंट जो है शुगर की वो 80% कर दो, और वाटर की क्या करो 20% रखो, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। और सिमिलरली इसी का अपोजिट कर दो, इस बीकर में, इसमें क्या करो कि 20% रख दो, ठीक है, और इसमें क्या करो 80% वाटर कर दो। 2 केस हमने बनाया, ठीक है, 2 सोल्यूशन रखा। अब हम प्लांट सेल को ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल को जब इसमें कोई भी सेल लो, प्लांट सेल हम चूज कर रहे हैं, तो इसमें जब प्लांट सेल को पोवर्ड किया जाएगा, डाला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब प्लांट सेल को पोवर्ड किया जाएगा इस सोल्यूशन में, तो आपको पता है अ लार्ज कंडक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जिसमें वाटर भरा पड़ा होता है। और वाटर की अभी हम जस्ट बताए थे कि टेंडेंसी होती है वो हाई से किधर की तरफ फ्लो करेगा, लो की तरफ फ्लो करेगा। हाई टू लो हमेशा वाटर क्या करता है, फ्लो करता है। ये इसकी नेचुरल फिनोमेना है, प्रोसेस, ठीक है। तो जब वाटर, देखो बेटा क्या हुआ कि सेल में, इसमें हमने इस सोल्यूशन में क्या किया था कि शुगर की संख्या ज्यादा रखा था, वाटर की संख्या कम रखा था, और जो सेल पोवर्ड कर रहे हैं उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। दैट इज वाई वाटर क्या करेगा बेटा, हाई टू लो फ्लो कर जाएगा, हाई टू लो क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। और इस फ्लुएंस के वजह से ये प्लांट सेल जो होंगे वो श्रिंक कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लांट सेल जो श्रिंक करेगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। प्लाज्मोलाइज्ड क्या हो गया, सेल श्रिंक हो गया। क्यों श्रिंक हो गया, क्योंकि उस सेल को उस मीडियम में डाला गया जिस मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन लो था, ठीक है। वाटर की संख्या क्या थी, अमाउंट कम थी, और वाटर से एक्सोऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया बेटा, एक्सोऑस्मोसिस हो गया। दैट्स व्हाई सेल श्रिंक कर गए, और इसी कंसेप्ट को प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, जब सेल श्रिंक कर गया, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, जब उसमें से कोई, जैसे कोई चीजें लो, उसमें वाटर डिप कर दो और उसको निचोड़ दो, तो वो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। उसी तरीके से ये प्लांट सेल भी श्रिंक कर जाएगा, और इसी श्रिंक करने के प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये प्लाज्मोलाइसिस हो गया। अगर सपोज दैट ये एक्स्ट्रा है आपके लिए कि जब हम इस सोल्यूशन में डालें तो क्या होगा, तो सेल क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगेन क्या हुआ, वाटर अमाउंट इधर ज्यादा था तो वाटर फ्लो कराएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर आके वाटर भरने लगेगा। वाटर में जब भरने लगेगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और इतना स्वेल कर जाएगा, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हुआ तो मे बी ब्लस्ट कर सकता है, फट सकता है, ठीक है। लेकिन के प्लांट के सेल में क्या होता है बेटा, ये बच जाता है, क्योंकि इसका जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल की होती है, और ये सेल वॉल इसको क्या प्रोवाइड करता है, तो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चंस बनता है, इसको आप याद रखिएगा कि प्लांट सेल को, ठीक है,
क्या जब वाटर मतलब इसको सोल्यूशन में डाला जाता है तो क्या किस सोल्यूशन में डालते हैं, हाइपर की हाइपो? आप बताओ किस में डालेंगे, हाइपर की हाइपो? हाइपो सोल्यूशन में। जब इसको ये इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपो, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन है ये हाइपर हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो आई इसमें तो कंफ्यूजन है नहीं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक में। जब देखो वाटर की संख्या कम है तो हाइपर हो जाएगा, वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो हाइपो हो जाएगा, ये तो याद रखिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट तो ये इस पे क्वेश्चंस ये बनते हैं कि जब आप प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पोर्ट करोगे तो प्लांट सेल के साथ क्या होगा, तो यू कैन से दैट प्लांट सेल स्वेल करेगा लेकिन ब्लास्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है वो क्या करती है, उसे टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बट नॉर्मल सेल में बी ब्लास्ट, नॉर्मल सेल जो होगा जिसमें सेल वॉल नहीं होगी वो फट सकती है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, तो आप बोल सकते हो इन प्लांट सेल अ रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट over the cell membrane such as when kept in the strong salt solution elimination of water occur due to the osmosis, due to this the cell so shrinkage मतलब सिकुड़ना, contraction, okay, of the protoplasm, जिसमें देखो प्रोटोप्लाज्म को मैं बार बार बताता हूं बेटा, प्रोटोप्लाज्म ही साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को बोलते हैं, ठीक है। या न्यूक्लियस हो गया बट इट इज रॉन्ग, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। Away from the cell wall, that is cell wall remain to the originate place and but plasma membrane inner contract so shrink. This phenomena is known as plasmolysis. Okay, so next video lectures में हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ अलग जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात हो जाएगी जिसमें हम प्रोटोप्लाज्म का ही बात करना है। अगला वीडियो हमारा बनेगा बेटा प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को समझेंगे, प्रोटोप्लाज्म के बाद बेटा न्यूक्लियस पढ़ना होगा आपको, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हम साइटोप्लाज्म पढ़ लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन गोल्गी बॉडी, ठीक है। आफ्टर दैट राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, वैक्यूल्स, ये सब चीजों को हमें पढ़ना है और ये चैप्टर्स हमारा फिनिश हो जाएगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जैसे कि व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेकंड इज गिव द केमिकल नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या केमिकल नेचर है। फिर देखो बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, what is difference between diffusion osmosis, what is the semi permeable membrane, what is the endoosmosis and exoosmosis। मैंने बताया था एंडोऑस्मोसिस क्या होते हैं एंड एक्सोऑस्मोसिस क्या होते हैं। तो एंडो में हमने बोला था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है बेटा जब सेल से वाटर आउट जाएगा, सेल श्रिंक करेगा तो एक्सोऑस्मोसिस हो गया, और जब हाइपोटोनिक होगा बेटा सेल के अंदर वाटर आएगा तो एंडोऑस्मोसिस होगा। तो इस टाइप के एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको देखना है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग सीधे प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हम देखेंगे। ओके, बाय बाय।